जी गाड़ी स्टार्ट करें। पेज नंबर 155 वॉल्यूम 2 फर्स्ट स्टार्ट करें। पहले आप जरा अपना ओपिनियन देना फिर डिस्कस कर लेते हैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। जी नंबर 1 पढ़ा हुआ है ये प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव रिस्क। क्या होता है प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव? ढूंढने जरा प्योर रिस्क। मेरा ख्याल है दूसरे हिस्से में होगा लेकिन चले एक आ गया यहाँ। यहाँ स्टूडेंट्स अपने ऑप्शंस पे देंगे। इसमें शायद प्रॉफिट का चांस नहीं होता, लॉस ही होना। जी इन्वेस्टमेंट अगर की जाए ऑप्शन बताएं। चले ऑप्शन बताएं जी प्योर रिस्क कौन सा? क्यों इससे प्रॉफिट नहीं हो सकता? नहीं लेकिन कंपेटिटर भी मेरे ख्याल अच्छा वाला होना चाहिए, हाईली रिसोर्स कंपेटिटर है। ठीक है सर। अब ये सब कुछ मिक्स होके आएगा जी इसमें ऑप्शन। ठीक है डी नंबर 2। अब इट इज अज्यूम कि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। ट्राई मारे हैं जरा ये क्या है। अपनी अपनी किताब लें सर और डिस्टेंस जरा ज्यादा रख लें मेरे ख्याल आपस में। आप इधर आ जाओ, किताब ले लेना किससे यार, कमाल हो किताब नहीं। वो तो पहले ही चाहता था जहाँ बैठे हैं आप। अपन अपनी बुक लें और डिस्टेंस बढ़ा दें। जिसकी बुक है वो अपनी कर ले अपनी तरफ, डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ा लें। लेफ्ट राइट। अब इंडिविजुअली कोशिश करें, बाकी ठीक है डिस्कस कर लेंगे। मकसद यही था कि जरा पहले आप अपनी रिवीजन फाइनल कर लें। इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिस्की है होती है या डेट? दो ढूंढने आप जिससे जस्टिफाई होगा। जो नीचे लिखे हैं उनमें से ढूंढना। जी सर। ए तो ठीक है मेरा ख्याल। बी क्या है? नहीं सही है, ये गलत है। क्या डेट कैपिटल का रिटर्न ज्यादा होता है या इक्विटी कैपिटल? इक्विटी का ज्यादा होता है। डेट का ज्यादा क्यों नहीं होता? उसमें रिस्क कम है। सी अर्निंग पर शेयर कैन बी वोलाटाइल का मतलब चेंज हो सकती है, तो ये रिस्क है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का। डी ये स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है? हाँ जी एनी टाइम नहीं है, एग्रीड टाइम है। जब भी उनके साथ टाइम पीरियड एग्री हुआ होगा, ये नहीं कि जब चाहे ले लें। टाइम पीरियड डिसाइड होगा, इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड हुई होती हैं, तो पैसे देने तो हैं लेकिन एनी टाइम नहीं है, जब वो चाहे तब नहीं है, एग्रीमेंट के मुताबिक। तो फाइनली कौन सी ऑप्शंस बनी? ए एंड सी। क्या है ए? उनका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि पैसे पहले उन्हें मिलेंगे, इसकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्की है, उन्हें पैसे पहले मिलेंगे। और नंबर 2 जो जिस अर्निंग में से शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट डिविडेंड मिलना है वो तब्दील हो सकता है प्रॉफिट की बजाय लॉस ही हो जाए। ठीक है, तो दो रिस्क हैं जिनकी वजह से, ये दो सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्की है। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नंबर 3 में गलती नहीं होनी चाहिए। ये पूछ क्या रहा है? तो रिडीमेबल डेट का आईआरआर कैलकुलेट किया कभी आपने? ये क्या है रिडीमेबल डेट का आईआरआर? इसकी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट कभी कैलकुलेट किया आपने? उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स लेते हैं, अगर टैक्स हो तो टैक्स रिलीफ लेते हैं। टैक्स रिलीफ का मतलब
नेट ऑफ टैक्स करते हैं ना, पार वैल्यू लेते हैं, रिडम्पशन अमाउंट लेते हैं, पार वैल्यू नहीं लेते यार। पार वैल्यू की बेस पे सिर्फ एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो बताएंगे कोई वर्किंग देखेंगे कोई कैसे होगी? फॉर एग्जांपल अगर रिडीमेबल डेट है, इसका फार्मूला बताएं। किसकी? इंटरेस्ट की और रिडम्पशन अमाउंट। लेकिन अगर टैक्स रेट है तो नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट और रिडम्पशन अमाउंट। पार वैल्यू सिर्फ कहाँ लेते हैं? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हैं आप, वो पार वैल्यू की बेस पे कैलकुलेट होता है, वरना इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं और रिडम्पशन अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ढूंढना था? जो लेते कंसिडर करते हैं या नहीं करते। नंबर 4, ये जरा जहां जहां ये आएंगे ना, जरा ढूंढ भी लीजिएगा पीछे, जरा चैप्टर में ढूंढना जरा। इनकी जरा चारों की डेफिनेशन जरा एक एक रिवाइज करना। इजारा, मुराबा, मुजारबा, मुशारका। साइलेंट पेज, वॉल्यूम 1 147। एक मिनट रिवाइज करना जरा। ये बताएं जी, पॉइंट 4 का आंसर मुराबा ही है। बहरहाल जहां जहां भी है, जहां जहां आएंगे वो एक नजर पड़ते भी रहेगा क्या होता है मुराबा में, जरा पढ़ के पता है। पहले कॉस्ट बताई जाती है, एक्सप्रेसली मेंशन कॉस्ट है, और फिर म्यूचुअली एग्रीड प्रॉफिट ऐड करके बेचा जाता है। ठीक है, नंबर 5 में एक वर्किंग है, इंडिविजुअली पढ़ें, फाइनल आंसर बताओ। ऑप्शन कर ले, फाइनल कर ले, लिख के कंप्लीट कर ले जी। ठीक है जी, ऑप्शन जी। ठीक है, ये बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करना था या खरीदने का? तो सेल एट, बाय एट, गेन हो रहा था लॉस हो रहा? कितना? पर टन। ओके, चले आगे, ऑप्शन डी 6 करें। कुछ हो गया ये रिवाइज चैप्टर, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला। ट्राई करें फिर आंसर। नहीं ढूंढना है तो वॉल्यूम 1 में ढूंढना था चैप्टर। कहाँ क्या ढूंढेंगे वहां है? ढूंढे 1 3 4 वेंचर कैपिटल ढूंढे, पढ़े जरा जी। ट्राई करें जी, पढ़ के जरा सोचें, अपनी बेस्ट एफर्ट करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह करें जी। फहीम साहब आवाज ठीक लग रही है मेरा ख्याल, जरा रीज्वाइन करके चेक कर लें जी। बी की बजाय सी है, आगे जरा ढूंढे जरा, वेंचर कैपिटल में क्या है? क्लियर एग्जिट रूट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान के साथ साथ। क्या वर्ड्स हैं वेंचर कैपिटल? मुझे एग्जैक्टली सेंटेंस ना बताइए वहाँ क्या लिखा बुक में। बिजनेस प्लान भी वैसे है मेरा ख्याल में, लेकिन क्लियर एग्जिट रूट होना चाहिए, मीन्स कितने अरसे की इन्वेस्टमेंट है ये भी क्लियर होना चाहिए। असल में ये जो ऊपर लास्ट लाइंस में लिखा फर्स्ट पैराग्राफ में कि टेन्योर अभी नहीं पता, कितने अरसे की इन्वेस्टमेंट है इसका नहीं पता। क्लियर एग्जिट रूट का वैसे मीनिंग क्या है? लिखा होगा आपने यहाँ, जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ किताब में लिखा होगा पेज। हाँ जी, क्लियर एग्जिट रूट का मतलब है बाद में कंपनी लिस्ट की जाए और लिस्ट करके इस अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा जा सके, जिसने इन्वेस्ट किया वो बेच के अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म कर सके। लेकिन इसमें टेन्योर फाइनल नहीं, इसलिए सी ऑप्शन इसकी ज्यादा लाइकली है। लेस लाइकली कि उसे फाइनेंस का प्रोजेक्ट मिले, फाइनेंस मिलेगा, क्योंकि क्लियर एग्जिट रूट नहीं है। ठीक है, 7 करें। अब 7 मैंने गलती की जगह भी की है, पता आपको चल गया, अब सही चूज कीजिएगा। हाँ जी, 1 2 3 4 लिखे हुए इनमें से नंबरिंग 1 2 3 4 हुई थी जी सर। मुरब्बा तो है, लेकिन 1 वाला है या 2 वाला है? 2 वाला है ना, कॉस्ट मेंशन करनी है और प्रॉफिट बताना है। रिटेल प्राइस वाला तो मुरब्बा होता ही नहीं है।
कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो कौन सी ऑप्शन बनी? बी कह लें या 2 कह लें? चलें 2 ठीक है। नंबर 8 पढ़ के सोचें क्या ये जी आएगा कुछ में? नहीं है क्या वैसे ये यील्ड कर्व है? क्या करेंगे अब इस केस में? यील्ड कर्व में जिस साल का जो रेट होता है वो आप अकॉर्डिंगली यूज करना है। तो कितने अरसे का ये बॉन्ड है? आपसे पूछ क्या रहा है वैसे? क्या मतलब? एफ एल नहीं, मतलब एफ एल शुड इशू द बॉन्ड एट, आपने बताना क्या है? हाँ जी, मतलब इशू इशू कितने पे करना है, तो इशू किस पे करेंगे आप? नहीं मतलब फायदा मतलब किस अमाउंट पे करेंगे? जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी वही उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। वो जब आप मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको डिस्काउंट पे इशू करना पड़ रहा है या प्रीमियम पे इशू करना पड़ रहा है। तो सिंपली अपने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। करें अदर वर्किंग, कैसे लेंगे प्रेजेंट वैल्यू? अगर इसका कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा तो प्लीज पेज नंबर 41 जरा ढूंढें। पेज नंबर 41 के एंड पे एक एग्जांपल है, मेरे ख्याल इसका आंसर आपने उसके नीचे शायद लिखा हो, एक नजर रिवाइज कर लें। तो लिखा हुआ पेज 41 के एंड पे, एक नजर रिवाइज कर लें ये रिक्वायरमेंट जो थी। वैसे दो हिस्से थे लेकिन इस वक्त शायद हम फर्स्ट पार्ट की बात करें। कैलकुलेट द प्राइस दैट द बॉन्ड कुड बी सोल्ड फॉर, क्या निकालेंगे ब्रैकेट में पड़े? वो अमाउंट जो कंपनी को मिलेगी, क्या मतलब? मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग यील्ड का परसेंटेज। इसको कैसे वर्किंग की हुई है जरा देख के बताएंगे? हंड्रेड को 6% से मल्टीप्लाई करके 6 निकाला होगा पहले हमने, और फिर 6 का क्या किया? डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगाया, पहले साल में 3% से -1 किया, दूसरे साल बोले 6 का दोबारा 6 की दोबारा प्रेजेंट वैल्यू निकाली 3.5% से -2 करके, फिर आगे फिर 6 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली -3 करके 4.2 लेके, और लास्ट ईयर में शायद हमने फिर 106 कर लिया होगा। 106 का मतलब 100 ऊपर पढ़ लें जरा, रिडीमेबल एट पार था, तो 100 प्लस 6 और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने 5% से -4 करके ले ली और उसको प्लस कर लिया। ठीक है, तो ठीक है सर, यहाँ क्या करूँ? कैसे? पर एनम इंटरेस्ट यहाँ कितना है? 10.4। पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू 8% से, दूसरे साल की, तीसरे साल की, और चौथे साल का डाटा तो दिया हुआ है लेकिन प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं लेनी? नहीं, चौथे साल का रेट तो दिया हुआ है लेकिन ये 3 साल बाद रिडीम हो जाना, तो अब तीसरे साल के ना फिर आप एक वर्किंग 100 प्लस करके भी कर सकते हैं और 100 की लहजा भी प्रेजेंट वैल्यू -3 करके ले सकते हैं। चौथे साल में क्यों नहीं जा रहे इस केस में? क्योंकि 3 सालों में इसने रिडीम होना। ठीक है, डाटा तो उसने 4th ईयर का दिया हुआ है लेकिन नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस बिकॉज रिडीमेबल। अच्छा, रिडीमेबल है कितने पे? तो पार पे ही रिडीमेबल है, इसलिए 100 की आप प्रेजेंट वैल्यू ले लें। आप याद आ गया प्लीज? आंसर बताएं फाइनल। 99.02 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? इतने पे आप इशू करेंगे, और अगर इतने पे आप इशू करेंगे तो आप कितनी डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे इशू कर रहे होंगे? ये डिस्काउंट या प्रीमियम का कैसे पता चलता है? नॉमिनल वैल्यू से पता चलता है ना। तो नॉमिनल वैल्यू क्या है? 100 है तो 99 पे आप इशू करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली शुक्र उसने कहा है, तो अप्रोक्सीमेटली डिस्काउंट कितनी है? तकरीबन 1 है। डिस्काउंट है या प्रीमियम है? क्यों डिस्काउंट है? पार वैल्यू 100 है और फाइनली मार्केट वैल्यू 99.02 है,
क्लियर है सर? साथ लिख लें जरा, पेज नंबर 41। अब ये छोटी छोटी चीजों को सही फाइनल करने का मरहला वक्त है। बाकी आई होप कि आपने बड़े टॉपिक्स को फाइनल कर ही लिए। आपकी नजर में बड़े टॉपिक्स के नाम क्या है, जरा वो बता दें मुझे। तो अगर वैग बड़े टॉपिक्स में आता है तो ये भी उसी का हिस्सा है यार। चले वो टॉपिक्स के नाम बता दें जो आपके ख्याल में बड़े नहीं हैं। है तो कोई भी नहीं, लेकिन आपने काफी सारे छोड़े हुए अभी लग रहा है, या जो मेरे ख्याल एमसीक्यू सामने आ रहे हैं बस वही वाले छोड़े लग रहे हैं। वर्किंग कैपिटल हो गया, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, यील्ड कर्व भी मेरे ख्याल नजर से नहीं गुजरा होना। सोर्स ऑफ फाइनेंस वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला। उनको टाइम दें सीरियस यार। वर्किंग कैपिटल भी मेरा ख्याल अभी आ जाने वर्किंग कैपिटल के भी काफी सारे, तो इन चीजों को भी सीरियसली टाइम दें। बाकी तो अभी खैर सारे ही आ जाएंगे। देखते हैं अपने बड़े टॉपिक्स का क्या किए। ये पॉइंट 9 करें। बहरहाल टेक इट एज रिवीजन, जहाँ अभी चीजें याद ना है, मकसद शायद यही है कि एक दफा दोबारा फाइनली पीछे देख लिया जाए और जहन में सेटिंग हो जाए। ये दोबारा इसमें से अपने रिस्क ढूंढने, स्पेकुलेटिव या प्योर रिस्क। कौन सा तो नहीं है, कौन से नंबरिंग तो इग्नोर करें पहले। 3 4 इग्नोर करें, 1 2 में से सही डिसीजन लें। ये क्या होता है इंटरनल कंट्रोल्स? कंट्रोल्स रख के हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। हम अपने अगर इंटरनली कुछ प्रोसीजर्स बना लें ऐसे जिससे रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो फिर इंटरनल कंट्रोल्स। ये ऑडिट में तो पढ़ा ही होगा, बट पता नहीं इसमें पढ़ा है। जी बताएं जी। 1 2 2 टिक लगाएं। स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट रेगुलेशंस हैं, मिसहैंडलिंग से लॉसेस होंगे तो इंटरनल कंट्रोल्स डेवलप किए जा सकते हैं ताकि मिसहैंडलिंग का खतरा कम हो जाए। ठीक है, देन आ जाए पेज नंबर 131 पे। पेज नंबर 131। अब मिक्स होकर चीजें आएंगी जी। शुरू करें। 1 चैलेंजिंग है, और चैलेंजिंग ही होने चाहिए शायद, ताकि जरा थोड़ी फाइनल प्रैक्टिस हो सके। अपना आंसर बना लें, जब मैं पूछूंगा तब बताइए। सबको सोच लेने दो जी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, जिन्हें मार्केट में ट्रेड किया जा सके। इसका लिख लें जरा मीनिंग जी, क्या ख्याल है? ये ढूंढना है चैप्टर के अंदर से, अगर ढूंढना है तो ढूंढना जरा वर्ड्स। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स एम रखते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एम रखते हैं। नहीं, ये डिफरेंट पेजेस पे वर्ड्स मिलेंगे मेरा ख्याल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहीं और है, कॉर्पोरेट बॉन्ड शायद कहीं और है, कमर्शियल पेपर शायद कहीं और है, ट्रेजरी बिल और है। ढूंढने जरा कहाँ कहाँ है वर्ड्स। ढूंढने जरा इंडिविजुअली ढूंढने जरा वॉल्यूम 1 में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडीज शायद। किसी ने अगर ढूंढा तो बताएं पेज नंबर 143। हाँ जी 144 नहीं, पढ़ते रहे जरा साथ साथ थोड़ा सा। क्या होता है ये सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? बैंक्स इशू करते हैं, बैंक्स इसके बदले लोन लेते हैं लोगों से, तो शॉर्ट टर्म होते हैं, 3 6 12 मंथ्स तक है। ट्रेजरी बिल क्या चीज है नेक्स्ट पेज पे? ये गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि अपने कैपिटल ताकि अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सके। कॉर्पोरेट बॉन्ड वैसे क्या होगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड शायद कहीं ज्यादा डिस्कस नहीं होगा। कंपनी का लोन, कंपनी का लोन। हाँ जी, डिबेंचर कह लें।
जो कंपनी ने इशू किए, ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म होता है। हाँ जी, डेट इंस्ट्रूमेंट ये पेज 137 के एंड पे देखें, कमर्शियल पेपर भी वही है, एक ही लाइन थी उसकी, वेरी शॉर्ट टर्म, और उधर ही बॉन्ड और लोन नोट डिबेंचर। ये लॉन्ग जनरली जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर के कमर्शियल पेपर भी लोन है लेकिन शॉर्ट टर्म है। तो फाइनली ऑप्शन मेरा ख्याल बनेगी सी 134। लेकिन जरा रिवाइज करते हुए फिर पेजेस पे दोबारा नजर पड़ जाए जरा बेहतर है, वरना इस तरह तो फिर भूल जाएगा। ओके फिलहाल जी, नंबर 2। जी सर, क्या होता है यूरो बॉन्ड? कंपनी कहाँ लिस्टेड है और कहाँ जाके इसने क्या किए? ऑस्ट्रेलिया में जाके यूएस डॉलर बॉन्ड इशू किए। जरा पढ़ के बताएं यूरो बॉन्ड होता क्या है? नहीं, जरा एक सेंटेंस रिवाइज करना ना, ये साथ साथ रखें जी प्लीज, इस तरह फायदा नहीं है, जस्ट देख के टिक लगा ली, इस तरह करें, ढूंढ के पेज नंबर साथ लिखें, इसी बहाने जरा रिवाइज हो जाएगा। कौन सा पेज है? 139। क्या होता है, पढ़ के बताएं यूरो बॉन्ड। A bond denominated in a currency that is not native to the currency in which it is issued। तो कहाँ इशू है? तो ऑस्ट्रेलिया में यूएस डॉलर बॉन्ड इशू हो गया, तो इट इज कॉल्ड एज यूरो बॉन्ड। अमेरिका के अलावा यूएस डॉलर बॉन्ड कहीं भी इशू हो जाए तो वो यूरो बॉन्ड ही कहलाएगा, ठीक है जी। नंबर 3 है इजी, लेकिन जिस तरह उसने पूछा है अगर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो गलत हो जाना। ये हो गया। किसके एंगल से कैसे रैंकिंग करनी है? इन्वेस्टर के एंगल से हाई से लो पे आना है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स का हाईएस्ट रिस्क है, उसके बाद सबसे कम रिस्क किसका है? वो क्यों? ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड का रिस्क सबसे कम है। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड मीन डिबेंचर का, फिर प्रेफरेंस शेयर्स का, और फिर ऑर्डिनरी शेयर्स का। लेकिन हमने रैंकिंग किस तरतीब में करनी है? हाईएस्ट टू लोएस्ट में, तो कौन सी ऑप्शन बनी? डी। डी डी होगी मेरा ख्याल है। मैं यही कह रहा था आपसे, जरा तरतीब सीधी करना। इन्वेस्टर के एंगल से हाईएस्ट रिस्क कहाँ है? तो वो सबसे पहले 4, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर अगर वो शायद लो से हाईएस्ट मांगता इजी हो जाना था, लो से हाईएस्ट में जाना। ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर, लेकिन उलट करें आप, क्योंकि हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आना नहीं मतलब। एनी कंफ्यूजन? 4 में भी अगर कंसंट्रेट करेंगे तो हो जाएगा, वरना गलत हो जाना है। पहले बताएं किस मुल्क में बैठ के फैसला करना है? हाँ जी, यूके में। यूके में एक्सपोर्टर और यूके में इंपोर्टर बनना है आपने। और डॉलर वीक हो रहा है, कर ले अपना, अगर ट्रांसलेट कर लेंगे तो फिर हो जाना है जी। कौन बेनिफिट कर रहा होगा, कौन सफर कर रहा होगा? नहीं, जिस तरतीब में लिखा वही बता देना यार। एक्सपोर्टर क्यों सफर करेगा? उसे डॉलर आने, डॉलर कम नहीं आएंगे, डॉलर कम पाउंड्स में कन्वर्ट होंगे। डॉलर वीक हो रहा है, उसकी दुआ क्या होगी? क्या डॉलर क्यों बढ़े? ताकि वो ज्यादा पाउंड्स में कन्वर्ट हो। और इंपोर्टर की दुआ क्या होगी? और डॉलर सस्ता हो ताकि कम पाउंड्स में खर्चा हो। तो किसको फायदा, किसको नुकसान? आप जरा पाकिस्तान में आए, जरा पाकिस्तान में अगर आप एक्सपोर्टर हैं
और अमेरिका में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो आपकी ख्वाहिश क्या होगी? नहीं, डॉलर कम हो, डॉलर महंगा हो ताकि ज्यादा रुपयों में कन्वर्ट हो। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर सस्ता हो ताकि कम रुपयों में इंपोर्ट हो जाए। जी ओके, प्लीज सफर। कौन सफर, कौन बेनिफिट? नंबर 5 फार्मूला क्या है? इन्वेंट्री डेज, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज। प्रॉब्लम क्या है? इन्वेंट्री डेज का आंसर डेज में नहीं है, टाइम्स में है। तो आ जाएगा कुछ जहन में? तो पेज नंबर बताएं ढूंढ कर। वर्किंग कैपिटल वॉल्यूम 1 में होगा 151। ये 10 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 10 टाइम्स का मतलब 10/1, ठीक है? 1 नहीं, 10 टाइम्स का मतलब 10/1। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है टाइम्स में? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और 10/1 नहीं, उलट कर लें, 1/10 और मल्टीप्लाइड बाय 365। क्यों? क्योंकि डेज में बहस हो रही है, अगर वीक्स में हो रही होती 52, और अगर मंथ्स में तो 12 कर लेता है 365, ठीक है? तो 36.5 डेज। और फाइनली ऑप्शन बी बन जाएगी शायद। इसके साथ भी पेज नंबर लिखना जरा काइंडली। पेज 162 देख ले वैसे एक नजर 162, उसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स डेटर्स और इन्वेंट्री के एंगल से हुई होगी बात। चलो आगे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, प्लीज याद आ गया? 6 करें, जरा सोचें जरा 2 मिनट। डिस्काउंट देने का इफेक्ट किस किस पे कैलकुलेट करना आपने? डिस्काउंट देने का इफेक्ट किस किस पे कंसिडर करना आपने? कैश ऑपरेटिंग साइकिल और रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। डिस्काउंट देने से क्या एक्सपेक्टेड है? उससे क्या होगा? कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम क्यों हो जाएगी? डेटर डेज कम हो जाएंगे, तो रिड्यूस तो होगा। अब प्रॉफिट में है, प्रॉफिट का जरा सोचें थोड़ा सा और। हाँ जी ठीक है, डिस्काउंट दे रहे हैं आप 2%, और जिसकी वजह से एक महीने से आपका रिसीवेबल कम हो जाएगा, एक महीने का रिसीवेबल कम हो जाएगा। रिसीवेबल अगर कम होगा तो क्या वर्किंग कैपिटल कम होगा? वर्किंग कैपिटल भी तो कम होगा, और अगर वर्किंग कैपिटल कम होगा तो आपको कम फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। ओवरड्राफ्ट की तरफ आए जरा। ये ओवरड्राफ्ट क्यों दिया हुआ यहाँ 10%? जितना आपका वर्किंग कैपिटल होता है वो फिर आपको फाइनेंस करना पड़ता है, लेकिन ये 10% है पर एनम। कैलकुलेटर पकड़े हाथ में। 10% डिवाइडेड बाय 12 क्यों करवा रहा हूँ? डिस्काउंट 2% एक महीने की है, जिससे एक महीने का बेनिफिट हो रहा है, और 10% आपका पर एनम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, तो ये 1 से कम बनेगा शायद। आप जरा दोबारा सोचें जरा, प्रॉफिट एंड लॉस मिला के जरा। डिस्काउंट 2% से बढ़ेगी, डिस्काउंट अलाउड 2% होगी, जो भी अमाउंट होगी उसका 2% होगा। और ठीक है सर, और डेटर्स कम होने से वर्किंग कैपिटल कम तो हो जाएगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल कम होने की जो सेविंग है वो 0.8% है। कितना था ये? 10/0.8 थी, तो 2% डिस्काउंट अलाउड बढ़ेगी, और 0.83 से एक महीने का इंटरेस्ट सेव। इंटरेस्ट कैसे सेव होगा? पैसे जल्दी अगर आ जाएंगे, डेटर्स कम हो जाएंगे, डेटर्स कम होने से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होने से उसका जो रेट है एक महीने का वो फाइनेंस कम हो जाएगा। तो फाइनेंस के जो फाइनेंस सेविंग जो है, फाइनेंस कॉस्ट की सेविंग वो 0.83% पे है पर मंथ, और डिस्काउंट की जो सेविंग है, सॉरी डिस्काउंट अलाउड की जो परसेंटेज है वो 2% ज्यादा है। तो इसका मतलब नेट करके 2% माइनस 0.83 ये हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, तो इससे प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, इससे प्रॉफिट कम होगा।
क्या करके क्या कम हो रहा है? डिस्काउंट देके रिसीवेबल कम हो रहे हैं, और रिसीवेबल कम होने से वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, और वर्किंग कैपिटल डेफिनेटली कम होने से वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन वो जो कॉस्ट कम होगी उसकी परसेंटेज 0.83% पर मंथ है, और डिस्काउंट की परसेंटेज 2% है, तो नेट करके डिस्काउंट वाला खर्चा ज्यादा है, इसलिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, इसमें से ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर जब मैं एक्सप्लेन तो मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, लेकिन साथ ना इनके आंसर्स बाद में आपने रीड भी करने हैं। अब अभी इस वक्त रहने दें, क्योंकि जरा ऐसे टाइम जरा ज्यादा लग जाएगा, इस वक्त समझ आ गया वैसे, लेकिन बाद में इंडिविजुअली रिवाइज करते हुए इसे, वैसे ऑप्शन सी है, लेकिन इसका आंसर भी बाद में पढ़ना, उसमें डिटेल में लिखा हुआ जो मैंने सारा बोला। तो आंसर ढूंढना इंशाल्लाह आपके लिए कोई इशू नहीं है, रीड आंसर एज वेल। जी नंबर 7 कर, कुछ फार्मूले रीअरेंज हो जाएंगे। एक मिनट करने दो। इन्वेंट्री डेज निकालने हैं आपने, तो इन्वेंट्री कितनी है वो गिवन नहीं है, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल है, मल्टीप्लाइड बाय 365 क्योंकि डेज में आंसर निकालना है। अब इन्वेंट्री कहाँ से आ सकती है? करंट रेशियो एक दी हुई है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज 2 मिलियन दी हुई हैं, करंट एसेट्स में रिसीवेबल दिया हुआ है, और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो इसमें एक्स रखना इन्वेंट्री, आंसर इसका अवेलेबल है, तो यहाँ से शायद 1 आएगा, तो 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 365 अप्रोक्सीमेटली 36 पॉइंट। तो करंट रेशियो से पहले इन्वेंट्री निकालना है, और इन्वेंट्री के ऊपर यूज करके डेज निकालना है, ये लिखना वर्किंग हो गया था। बाकी डेफिनेटली इसमें अब करंट एसेट्स में और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बेस्ड ऑन दिस डाटा जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, रिसीवेबल अगर 3 मिलियन है, तो बाकी फिर असल में 3/12 अगर 2 करेंगे, एक मिनट जरा 3/2 करेंगे, तो ये तो 1.5 बनता है, और वो कहता है करंट रेशियो 2 है, तो इसका मतलब करंट एसेट्स में कुछ और भी है। अब कैश भी हो सकता है वगैरह, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो मिसिंग फिगर है वो फिर आप इन्वेंट्री अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? नंबर 8 जरा ट्राई करें, फिर वैसे मैं शायद ये मुझे ही करवाना पड़ेगा, करके देखें वैसे। वैसे थोड़ी सी हल्की से भी थोड़ी देर पहले बात हुई है, जरा कोशिश करें सर। जी सर, कैसे सोच रहे हैं? जी 60 दिनों का कलेक्शन पीरियड हो जाएगा, क्या करें? पहले आपको एग्जिस्टिंग सेट कलेक्शन पीरियड निकालना पड़ेगा, वहीं से पता चलेगा फिर कि डेटर्स में कितनी कमी आ रही है। नहीं ये पता चला किसी को? एग्जिस्टिंग निकालेंगे, फिर पता चलेगा कितने डेज की कमी आ रही है, और अकॉर्डिंगली उतने डेज के डेटर्स में प्रोडक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो एग्जिस्टिंग कलेक्शन पीरियड कैसे आएगा? 4 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय आंसर अप्रोक्सीमेटली 73 है। अब क्या करूं? नहीं अब एक्स क्या है? नहीं अब क्या करना चाह रहे हैं एक्स से? नहीं सही कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, लेकिन मतलब किस, अब क्या चले, एक्स डिवाइड बाय क्या करूं? एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू एक्स, नहीं एक्स डिवाइड बाय 20 इंटू 365 इज इक्वल टू 60। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? ये अब सही किया आप लोगों ने, यहाँ से अब क्या निकालना चाह रहे हैं एक्स? कौन से डेटर्स जो होंगे अगर 60 दिन अलाउ करेंगे? 4 मिलियन डेटर्स हैं, अगर 73 डेज में पैसे आ रहे हैं, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि अगर 60 दिनों में पैसे आएंगे तो डेटर्स का बैलेंस कितना रह जाएगा, तो यहाँ से क्या आंसर आ रहा है? 3.29 क्या आ रहा है? 4 क्या था? एग्जिस्टिंग डेटर्स 3.29 क्या है? रिवाइज डेटर्स अगर 60 दिनों में पैसे आएंगे, इससे क्या पता चला कि डेटर्स में कितनी कमी आएगी? 0.71
क्या है ये 0.71? इतना डिक्रीज इन डेटर्स जब होगा तो उससे क्या होगा? वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? वर्किंग कैपिटल इतने से कम होने से क्या होगा? फाइनेंस कॉस्ट सेव हो जाएगी। फाइनेंस कॉस्ट सेविंग कैसे कैलकुलेट करूं? 0.71 ऐसे करूंगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 12%। अब 12% पर एनम ही, और हमें पर एनम इसलिए करना, थर्ड लाइन पढ़ रहा, एनुअल फाइनेंशियल इंपैक्ट लेना आपने। 0.71 क्या है और 12% क्या है? 0.71 डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है फाइनली बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डेटर्स, और 12% फाइनेंस कॉस्ट है। आंसर 0.085। अब ये मिलियंस में करवा रहे हैं आप, तो हो जाने दिखा रहा है ये 0.085 आया क्या है? इंटरेस्ट सेविंग आई है, इंटरेस्ट सेविंग हो जाएगी, लेकिन क्या कुछ और भी होगा? डिस्काउंट अलाउड का इफेक्ट कितना होगा? हाँ जी, रेट तो उसका 1% है। 1% मल्टीप्लाई किससे करूं? हाँ, 20 से क्यों? उसने कहा सारे कस्टमर इस डिस्काउंट को लेंगे, ऑल कस्टमर्स विल अवेल दिस डिस्काउंट, तो टोटल सेल है 20 और मल्टीप्लाइड बाय 1% है। ये कितना बना? 0.2। अब ये एक्सपेंस है या इनकम है? अब क्या करूं? दोनों को नेट ऑफ करें। 0.115 तकरीबन। क्या है ये? नेट कॉस्ट है या नेट बेनिफिट है? नेट कॉस्ट है। ऑप्शन ढूंढ दें जरा मुझे, कौन सी ऑप्शन बनेगी? अब ये 0.115 मिलियन है, तो अगर इसे रुपीज में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 1 मिलियन, ऐसे ही करेंगे। तो कर ले तकरीबन ये 114 वाली ऑप्शन के नजदीक आ रहा है, बल्कि उसको भी अगर राउंड ऑफ करके देखा तो 115 ही है शायद है। आपने जरा कुछ राउंड ऑफ किया हुआ उसकी वजह से। ठीक है प्लीज, ये जरा रिपीट कर दें क्या किया हमने। सबसे पहले 73 क्या निकाला? एग्जिस्टिंग डेटर डेज। फिर आपने क्या निकाला? फिर रिवाइज डेटर्स निकाले। 60 दिनों की बेस पे फिर हमारा डेटर्स का बैलेंस क्या रह जाएगा ये निकाला आपने। फिर क्या किए? फिर इनका डिफरेंस लिया है। डिफरेंस से क्या पता चला? नहीं, वर्किंग कैपिटल दूर है, जरा पता चला रिसीवेबल 0.7 मिलियन से कम हो जाएगा। फिर क्या पता चला कि अगर रिसीवेबल 0.7 मिलियन से कम होगा तो वर्किंग कैपिटल 0.71 मिलियन से कम होने की वजह से फाइनेंस कॉस्ट 12% सेव हो जाएगी। और फिर डिस्काउंट अलाउड की वजह से हमारा डिस्काउंट अलाउड का एक्सपेंस बढ़ जाएगा। नेट ऑफ करके 0.115 की कॉस्ट आ जाएगी इस पॉलिसी की तरफ जाने की वजह से। ठीक है प्लीज ऑप्शन। तो अब ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 था, फिर स्टेप 3 था, और फिर फाइनेंस कॉस्ट है और डिस्काउंट अलाउड है। अपने साथ वर्किंग यही लिखना था, जगह है, बन जाएगी जगह। कहाँ तक पहुंचे थे? नहीं, ये जिन्होंने एक्स निकाली ठीक था इतना हाल। अगर एक्स तक निकाल लिया तो फिर आगे आगे क्या किया फिर? नहीं मतलब फिर डिफरेंस लेना था। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी, डेटर्स में कमी आ रही ना, तो डेटर्स में कमी आने से, वर्किंग कैपिटल में कमी आने से फाइनेंस कॉस्ट तो सेव हो जाएगी, लेकिन डिस्काउंट अलाउ करने से डिस्काउंट अलाउड बढ़ जाएगी, और हमारा नेट जो प्रॉफिट है फाइनली वो 0.115 समथिंग मिलियन से बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? ये कम हो जाएगा जी, कॉस्ट है ये। नंबर 9 बजटिंग है सर। आप कह रहे थे बजटिंग आपकी रिवाइज हो गई, तो मेक एन एफर्ट। ये कोई लिख तो नहीं रहा? अब इसमें भी सोचना तो पड़ना ही है, बगैर सोचा तो काम नहीं चलना। एक बेस्ट एफर्ट करें, ये हो जाएगा, वैसे इतना टफ नहीं है। जी आंसर जी हो गया जी। मार्च के 1.5 लाख क्या थे मार्च में? मार्च के एंगल से अपने वर्किंग करनी है, तो फरवरी से कितने आएंगे? फरवरी का 50% तो फरवरी में आया होगा।
ऐसे ही ऐसे ही सर 80% मार्च में, लेकिन अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होगी, हु पे इन द मंथ आफ्टर सेल, तो 96% किया मैंने। 4% सेटलमेंट डिस्काउंट है इन द मंथ आफ्टर सेल वाली पैसों में, ये कितना बनता है? और कुछ जनवरी से भी आ रहे होंगे पैसे, लेकिन जनवरी के आधे कब आ गए थे? फरवरी में, और हमारे महीने में 15% आ रहे होंगे। इसका क्या आंसर बनता? 508 टोटल 290,0084, ऐसे ही होगा ना ये? एनी कंफ्यूजन? जी ठीक है फिगर, कहाँ मिस्टेक हुई है? डिस्काउंट आपने ली नहीं है, किस महीने में ली है? नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि इन द मंथ्स फॉलोइंग 4% सेटलमेंट डिस्काउंट है रिसीवेबल हु पे इन द मंथ आफ्टर सेल, ठीक है जी। नंबर 10 सर, ये ढूंढने जरा पेज, जरा एक वर्किंग कैपिटल में एक पेज ढूंढने जिसमें वर्किंग कैपिटल नहीं, उसमें दो हिस्से हैं इसके। 163 पे दो हेडिंग्स ऊपर नीचे, ऊपर और क्या है नीचे क्या है? नहीं, बेनिफिट से नीचे मरहम है, ऊपर दो जगह ये एग्रेसिव और कंजर्वेटिव वगैरह, ऊपर भी है नीचे भी, पेज 155 65 ऊपर है। नहीं, जरा और एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट के अलावा वर्ड्स भी हैं शायद। एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज, एक के ऊपर वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज वर्ड है नीचे। नहीं, दोनों में सेम नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत कंजर्वेटिव हो रहा है यार। पेज नंबर बताइए जरा। 165 ऊपर है मैनेजमेंट एटीट्यूड टू रिस्क, और नीचे है, नीचे का मतलब है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजीज। ये जो फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल में ना, सबसे ऊपर हेडिंग है मैनेजमेंट और एटीट्यूड टू रिस्क। पढ़ के बताएं क्या है मैनेजमेंट एटीट्यूड टू रिस्क, कौन कौन सा हो सकता है? एग्रेसिव भी हो सकता है और कंजर्वेटिव भी। एग्रेसिव होगा तो क्या होगा? नहीं, पढ़ के जरा अच्छे से वर्ड्स ढूंढ के जरा डेफिनेशन बता। वर्किंग कैपिटल कम रखना चाह रही होगी, एग्रेसिव अगर है तो। उससे क्या फायदा वर्किंग कैपिटल कम रखने से? फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन रिस्क क्या है? क्या इन्वेंट्री कैसे आई हो जाएगी यार? वर्किंग कैपिटल कम, हाँ नहीं, लिक्विडिटी का खतरा ना, इन शॉर्ट वर्ड्स लिक्विडिटी का खतरा ज्यादा है। चीजें टाइम कम, स्टॉक आउट का खदशा है, क्रेडिट सेल के नुकसान का खदशा है, पैसे कम रखेंगे तो मतलब रिस्क भी है। फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन रिस्की है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी लेकिन डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा है। पढ़े ढूंढे, सही कह रहा हूँ? प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी? रिस्क कैसे ज्यादा हो जाएगा? स्टॉक आउट का, सेल कम होने का, और पैसे टाइम पे ना देने का, लिक्विडिटी रिस्क बढ़ जाएगा। कंजर्वेटिव फिर क्या है? वर्किंग कैपिटल जरा ज्यादा रखा जाए, इससे क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी लेकिन लिक्विडिटी के खदशात, वो जो खदशात अदरवाइज वो कम हो जाएंगे। तो ये है मैनेजमेंट के एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल। नीचे है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज। इसका क्या मतलब वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी? वर्किंग कैपिटल के पैसे कहां से अरेंज करें, लॉन्ग टर्म लोन लें, शॉर्ट टर्म लें, शेयर्स इशू करें, ये नीचे ये बहस है। तो इसमें भी कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और फिर इसमें मॉडरेट भी है। ये पहले तो वर्ड्स क्लियर है जी प्लीज? ऊपर क्या है?
मैनेजमेंट का रिस्क की तरफ एटीट्यूड क्या है, उसके एंगल से दो तरह की मैनेजमेंट है। नीचे पर ये है कि वर्किंग कैपिटल के पैसे जो रख, मतलब वर्किंग कैपिटल कहाँ से फाइनेंस करना है, वर्किंग कैपिटल के पैसे कहाँ से अरेंज करना है, उसकी भी फिर 3 स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, 3 पॉलिसीज हो सकती हैं। पढ़ लेते रहो। कंजर्वेटिव फाइनेंस फंडिंग पॉलिसी क्या होगी? बेटा आप प्लीज आगे आ जाए यार, इतना दुनिया खाली पड़ी है, फैन बेचारा सिर्फ वहां है। सर इधर आ जाए, पहले आगे बैठे थे वो और आगे हैं, पहले आगे बैठे थे वो कहाँ गए? वो इधर है। यकीनन मेरे से इख्तलाफात बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फाइनली आई होप इसमें नहीं है। प्लीज इधर आ जाए, इधर से उठे थे उधर एसी है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ये कंजर्वेटिव क्या है जी? कंजर्वेटिव फंडिंग पॉलिसी, नहीं फंडिंग पॉलिसी पे आ गए। नहीं इसमें परमानेंट एसेट क्या है? ये ऊपर ढूंढना ना जरा, ये फाइनल करना जरा सही था। इसमें ऊपर लिखा हुआ परमानेंट एसेट्स कौन से थे? फिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी कोई लिखा हुआ है, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल क्या है? परमानेंट क्या है? चले आए फिर नंबर 10 पे पढ़ ली, आइए अप्लाई करें। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पॉलिसी है यहाँ, एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसी। बताएंगे वैसे अपने वर्ड्स में, आपने जो भी पढ़ा है उसमें एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसी क्या है? लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन में क्या डिफरेंस है? लॉन्ग टर्म लोन में क्या है और शॉर्ट टर्म लोन में क्या है? लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा क्यों होता है? वो क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम पीरियड के लिए कमिट होता है। शॉर्ट टर्म लोन ऐसे ही है। तो अगर एग्रेसिव कोई मैनेजमेंट होगी तो वो वर्किंग कैपिटल को कहां से फाइनेंस कर रही होगी? शॉर्ट टर्म फाइनेंस से। लेकिन शॉर्ट टर्म फाइनेंस में फिर रिस्क ज्यादा है कम है? उसमें रिस्क ज्यादा है। लॉन्ग टर्म लोन में रिस्क कम है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑन डिमांड रीपेबल हो सकता है, जल्दी वापस करना होता है। तो अगर एग्रेसिव फंडिंग पॉलिसी होगी तो मेरा ख्याल है कि, आप बताएं जरा, बुक से कह रहा हूँ मैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज करेंगे किस किस के लिए? फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स के लिए, और कुछ परमानेंट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स के लिए भी। ऐसे ही अगर कंजर्वेटिव है तो शॉर्ट टर्म में लोन लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन अरेंज करेंगे सिर्फ, मेरा ख्याल है फ्लक्चुएटिंग, शॉर्ट टर्म नहीं ना अभी, फ्लक्चुएटिंग करंट करंट एसेट्स के लिए। सही वर्ड्स पढ़ लेना, आप ढूंढ तो रहेंगे। और परमानेंट एसेट्स चाहे नॉन करंट हो चाहे करंट एसेट्स का परमानेंट हिस्सा हो। ये करंट एसेट्स का परमानेंट हिस्से का क्या मतलब है? जो कम से कम करंट एसेट्स तो रह नहीं रहने हैं, और बाकी जो सीजनल डिमांड वगैरह की वजह से ऊपर नीचे हो सकते हैं वो फ्लक्चुएटिंग है। तो अगर कंजर्वेटिव है तो बताएं क्या क्या करेंगे? सारे नॉन करंट और करंट एसेट्स का भी परमानेंट पार्ट लॉन्ग टर्म से, और सिर्फ क्या शॉर्ट टर्म से? फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से। ठीक है। मॉडरेट फिर क्या है? फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस, और परमानेंट एसेट्स के लिए चाहे वो नॉन करंट हो या परमानेंट करंट एसेट्स हो उसके लिए लॉन्ग टर्म है। तो एक एक्सट्रीम क्या है?
एग्रेसिव में एक्सट्रीम क्या है? एग्रेसिव क्या है? फ्लक्चुएटिंग और कुछ परमानेंट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स का हिस्सा शॉर्ट टर्म से। कंजर्वेटिव क्या है? सारे परमानेंट और करंट एसेट्स का भी कुछ परमानेंट हिस्सा लॉन्ग टर्म से। ठीक है। और मॉडरेट फिर क्या है? फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट शॉर्ट टर्म से, और लॉन्ग टर्म से क्या और क्या? परमानेंट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स एज वेल एज, मतलब नॉन करंट एसेट्स बीच में लेके आ तो रहा है, लेकिन शायद इन एनी केस नॉन करंट एसेट्स जो है वो परमानेंट में ही आ रहे हैं, और नॉन करंट एसेट्स के लिए शायद लॉन्ग टर्म लोन्स की बहस है। एग्रेसिव में ये है कि करंट एसेट्स के परमानेंट का पार्ट का कुछ हिस्सा भी शॉर्ट टर्म से। कंजर्वेटिव में ये है कि करंट परमानेंट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म लोन से। और फाइनली मॉडरेट ये है, आप बताइए मॉडरेट क्या है? करंट एसेट्स का परमानेंट पार्ट लॉन्ग टर्म से या शॉर्ट टर्म से? लॉन्ग टर्म से। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ शायद इतनी डिटेल में नहीं, मैंने जस्ट चाहे जरा बुक से भी एक नजर रिवाइज हो जाए। आपने यहाँ से क्या ढूंढना है, बताएं क्या है जी? कौन सी ऑप्शन बनेगी? एग्रेसिव में क्या होगा? शॉर्ट टर्म फाइनेंस ज्यादा यूज होगा। क्यों? चीपर का मतलब रेट कम है, रिस्की क्यों है? रीपेबल डिमांड भी है, शॉर्ट टर्म में वापस भी करना है। लॉन्ग टर्म लोन टर्म लोन होते हैं जो पता होता है कब लोन वापस करना। एनी कंफ्यूजन फाइनली? नेक्स्ट ब्रेक डेटा है, इसमें तीन इसके नीचे इसके क्वेश्चंस हैं 11, 12 एंड 13। ये करें जरा 11, 12, 13 पे देखते हैं। ये भी एक फार्मूला है, पता है किस पे? नंबर 11 जो है सेल डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। ये बुक में ढूंढा जरा वर्किंग कैपिटल। कौन सा पेज है? 174 कहा जा रहा है। 174 के एंड पे, एंड से थोड़ा सा ऊपर। सेल्स एज अ परसेंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, क्या फॉर्मूला है? सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ढूंढने की फिगर्स 2007 की वर्किंग करनी है। टाइम्स में मेरा ख्याल कैलकुलेट होगा, टाइम्स में ही है ना उधर? बल्कि भी टाइम्स लिखा हुआ 30 12 ट्राई करें। ये इधर मैं देखना चाह रहा हूँ ये 12 की वर्किंग कैसे करते हैं। यार अब ब्रैकेट वाली बात ही मान लें यार, टू द नियरेस्ट होल परसेंटेज ही बता दे यार, तुम तो कह भी रहे हैं यार। कैसे करेंगे, कैसे? ये क्या क्या कर रहा है? किस परसेंटेज से क्या चीज किस साल के मुकाबले में किस साल बढ़ी है? ये कैसे वर्किंग करोगे? 2400 मेरा ख्याल नहीं, वो 2006 है। 4600 माइनस, तो इंक्रीज तो ये है 2006 और 2007 में जो इंक्रीज है, 2007 में 2006 के मुकाबले में जो इंक्रीज है, डिवाइडेड बाय क्या करो? सॉरी, इन्वेंट्री फिगर्स क्या है? 4600 माइनस 2400 ही है। 2400 ही डिवाइड बाय बस बताना है। वो क्यों? किस साल से मुकाबला हो रहा है? किस साल में इंक्रीज है, किस साल के मुकाबले में? 7 में इंक्रीज है 6 के मुकाबले में, तो कितने परसेंट इंक्रीज है? बेस ईयर कौन सा है? ठीक है, तो होल परसेंटेज में मांग रहा है, तो होल परसेंटेज का मतलब 92% समथिंग होता है। एक 13 भी ट्राई करें ये सेम डाटा से नेक्स्ट पेज पर।
ट्रू फॉल्स ढूंढने दो। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर हैज स्लोड डाउन, इन्वेंटरी टर्नओवर हैज स्लोड डाउन, क्या करेंगे? कैलकुलेट करें जी, इन्वेंटरी टर्नओवर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर। टाइम्स में करेंगे, डेज में करेंगे? टर्नओवर कह रहा है शायद। जी सर, फाइनल आंसर्स जी हो गया। क्या आंसर है जी पहले का? इन्वेंट्री टर्नओवर कम हुआ है और डेटर टर्नओवर दोनों कम ही हुए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ये एवरेज नहीं लिया मैंने, प्लीज एवरेज क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों रेलिवेंट ईयर्स में नहीं हो सकती एवरेज। 7 8 दोनों को करना, 7 और 6, तो 7 की तो एवरेज हो जाएगी, 6 की कब हो सकती थी? और एवरेज तभी लेते हैं जब सारे रेलिवेंट ईयर्स में एवरेज ले सकें। अगर सिर्फ 7 में वर्किंग मांग रहा होता, हमने ये देखना था पिछले साल के मुकाबले में स्लो डाउन है या इंक्रीज है, तो दोनों सालों की फिगर सामने आनी चाहिए थी। डन है सर? 14 ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में होता है ना, ये जरा शायद कंसंट्रेशन मांगते हैं, तो मेरा ख्याल आप कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने यही कोशिश की थी कि आप जरा सही तरह पढ़ लें, लेकिन अब मेरा ख्याल है यहाँ 14 ढूंढ सोच के जरा आंसर बताएं। नहीं, इसमें अपने बताओ फाइनली आंसर बताएं। पहली भी तो ठीक है, पहली शायद कंजर्वेटिव में, दूसरी स्टेटमेंट ओनली इज रिलेटेड टू एग्रेसिव, वहां पर टिक लगाऊं, लास्ट बॉक्स, ठीक है। चलिए इसके बाद ना इसमें इन एमसीक्यूज में थोड़े से जरा लंबे लंबे क्वेश्चंस भी हैं, तो मेरा ख्याल है ये आप इंडिविजुअली कर लीजिएगा अगर टाइम मिले कभी। 15 कुछ एक्सप्लेनेशन है, 15 16 हम एमसीक्यूज पर जरा टाइम ले देते हैं ताकि मैक्सिमम हो जाए। 17 का ये दो आपका होमवर्क है, कौन सा दो कर लीजिएगा, थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, इस तरह की चीजों पे भी जरा सही नजर पड़ जाए, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजीज वगैरह रिवाइज हो जाएंगी। अब 17 से ऑनवर्ड्स या चले पड़े, खुद ही आपको पता चलना चाहिए कि क्या चीज आ गई है बीच में। करें जी 17। जी सर, क्या निकला? रेलिवेंट कॉस्टिंग कौन गया सर? जी कोई है रेलिवेंट कॉस्ट इसमें? क्या एज अ कॉस्ट इज रेलिवेंट या एज अ बेनिफिट इज रेलिवेंट? हजार रेलिवेंट है, 400 रेलिवेंट है, बी या सी? ये तो खर्चा नहीं है, ये खर्चा बच जाएगा अगर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। एज अ बेनिफिट, एज अ इनफ्लो या आउटफ्लो? एज एन इनफ्लो लेंगे ना, बेनिफिट या पॉजिटिव फिगर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल वर्किंग कर रहे हो ईयर 1 2 3 4, तो इसे पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? बेनिफिट है ना, कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो नहीं होगा, तो कैश इन आउटफ्लो सेव हो जाएगा। 18 करें? एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? 17 ऑनलाइन स्टूडेंट्स 18 और 19 अपना अपना करने तरफ करके रख लें, बाकी को चांस दे दो। जी सर 18 का आंसर ऑप्शन कैसे बनाया? 14 17,000 माइनस 3,000, 5,000 एलिमेंट नहीं है। 19 नहीं यार, डी तो नहीं, अगर डी है फिर तो इसे कंसिडर करना चाहिए। क्या आधे महीने की सैलरी ऑफ द अकाउंटेंट इस प्रोजेक्ट को चार्ज करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि देनी ही थी, चाहे वो प्रोजेक्ट पे काम करता या ना करता, और इट इज पर एनम सैलरी ले रहा है,
और नॉट एन इंक्रीमेंटल खर्चा। अपोर्शन नहीं किया जा सकता, अपोर्शन तो किया जा सकता है। कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो भी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर होती फिर तो इसे कंसिडर करना चाहिए था। आपने क्या ढूंढना है कि अकाउंटेंट को का खर्चा चार्ज नहीं होना चाहिए आधे महीने का, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल नहीं, इजाफी नहीं है। इसने संक कह लें या कमिटेड कह लें, इसने पे होना ही होना था, चाहे ये प्रोजेक्ट मिलता या ना मिलता, या प्रोजेक्ट अप्रेस करें या ना करें, पर एनम सैलरी से मिल रही है। ठीक है, प्रोजेक्ट के साथ उसका लिंक नहीं है। तो ऑप्शन बताएं जी कौन सी? 20th करें। ये किस तरफ गेम जा रही है? ये इनडिफरेंट का मतलब क्या करेंगे? कुछ कर रहे हैं या रुके हुए? क्या किया? आज की वैल्यू निकाली है आपने? कैसे? 70,000, सॉरी 7,000। आगे एन्युटी लगाया, डिस्काउंटिंग लगाया? कैसे लगाया? -1 प्लस 0.1 माइनस बताएं 5। लिखते हुए कंफर्टेबल है? डिवाइड बाय 0.1। बस बस मल्टीप्लाइड बाय। ये कब पैसे रिसीव होने हैं? हाँ जी, नहीं इस तरह तो नहीं है। ये 7,000 कितने साल मिलने हैं? 5 साल मिलने हैं, लेकिन कब से स्टार्ट होने हैं? क्या मतलब 3 साल बाद? पहली अमाउंट किस दिन होगी? नहीं, पहली अमाउंट कब होगी? तीसरे साल के एंड पे, फिर चौथे साल के एंड पे, पांचवें साल, छठे साल, सातवें साल। आप सही कह रहे हैं शायद जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पहला कैश इनफ्लो जो है तीसरे साल के एंड पे होगा या तीसरे साल के शुरू पे होगा। आप जो कह रहे हैं मैंने उधर ही है ना, लेकिन ये तीसरे साल के एंड पे होगा, इन 3 मंथ्स टाइम। एडवांस में होगा, ये एरियर्स में होगा? एरियर्स में होगा, क्योंकि खैर लिखा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये जो आंसर आपने निकाला ये कब आया है? तीसरे साल के शुरू पे आया है, और अभी हमें इसे और कितने साल पीछे लाना है? 3 साल। आज की वैल्यू निकालनी है, इसने शुरू कब से होना है? तीसरे साल से शुरू होना है। तो आपने 7,000 की प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल ली एन्युटी से, लेकिन दिस आंसर इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 विच मींस एंड ऑफ ईयर 2, एंड देयरफॉर एक और दफा डिस्काउंटिंग लगा के माइनस क्या करेंगे? 2 करेंगे, 3 करेंगे। रीजन, जहां से कैश फ्लो स्टार्ट होती है आंसर उस साल के शुरू से, उस साल के शुरू से आता है। जहां से कैश फ्लो स्टार्ट होती है आंसर उस साल के शुरू में आता है, और फिर शुरू का मतलब पिछले साल के एंड से आता है। देख लीजिए एनी कंफ्यूजन आप लोगों ने कैसे किए? अब इनडिफरेंट का मतलब क्या है? अगर आज किसी को 21924 पकड़ाया जाए, या 7,000 इंटू 5, 7,000 7,000 7,000 करके तीसरे साल के एंड से पकड़ा जाए, 35,000 दिया जाए उसे, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, सातवें साल, आठवें साल, तो क्या ये एक ही बात है? आज कितना पकड़ा देना फ्यूचर के कितने पकड़ा देने के बराबर है? ये इनडिफरेंट वर्ड, ओके, ये एक दफा पहले भी आया था, कुछ फंसे हुए थे आप लोगों ने कहा हमें नहीं पता। ये जरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एंड में 149 इसकी रिक्वायरमेंट में सेकंड सेंटेंस, also determine at which market price per share SPL would be indifferent। यहाँ भी एक वर्किंग थोड़ी सी हुई थी, तो इसको भी एक नजर रिवाइज करें। इनडिफरेंट का मतलब फर्क नहीं पड़ता, चाहे पैसे आज मिले, यहाँ के मुताबिक चाहे पैसे आज मिले, चाहे पैसे
इंस्टॉलमेंट्स में मिले 3 साल बाद से, एक ही बात है। वहां इसका मतलब ये था कि किस प्राइस पे इंडिफरेंट हो जाएगा, चाहे शेयर्स मिले चाहे कैश मिले। तो जस्ट इंडिफरेंट समझा रहा हूँ, बाकी तो आप मेरा ख्याल है देख लेंगे, बाकी शायद नीचे आंसर लिखा होगा आपने, देखा है किसी ने? लेकिन ये उन दिनों में लिखा होगा जिन दिनों में आपका ख्याल था कि काफी हो गया। जी 21 में आ जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हो गया प्लीज? ऑप्शन सॉरी नहीं बताइए, ऑप्शन कौन सी फाइनल है? ऑप्शन डी 20th की। मेक अ गुड एफर्ट जी 21। जी सर, कैसे की है वर्किंग? पहले के लिए क्या करना है? परपेचुटी है, लेकिन गैप परपेचुटी है। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1 माइनस 3 नहीं यार, 2 क्यों? स्टार्टिंग इन 3 मंथ्स टाइम का मतलब तीसरे साल के शुरू से या तीसरे साल के एंड से? जाती कर रहे हैं सर अब। तीसरे साल से लिखा हुआ है, स्टार्ट तीसरे साल से शुरू होनी है, तीसरे साल के शुरू से शुरू होनी है, तीसरे साल के एंड से शुरू होनी है। इंफॉर्मेशन ना हो तो कैश फ्लोज जिस साल से रिलेटेड है उस साल के एंड में होंगी, लेकिन आंसर आपका थर्ड ईयर के स्टार्ट मींस ईयर 2 के एंड पे आएगा। ये आंसर बताएं। 743801। सेकंड ऑप्शन की कैसे करूं? लमसम मिलना है, फार्मूला कौन सा लगाऊं? डिस्काउंटिंग एन्युटी परपेचुटी कौन सा? डिस्काउंटिंग का -1 करके। ये आंसर कब आएगा? ये आज ही आ जाएगा। 1 ईयर टाइम में शुरू होना है तो 1 फर्स्ट ईयर के स्टार्ट पे ही आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 827 273। जी अब ढूंढे, एडवाइस दें। मेरा तो ख्याल ऑप्शन ए सबसे अच्छी है। जी आप कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सर? ऑप्शन सी क्यों? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है यार। ऑप्शन डी भी तो बेहतर है। प्रेजेंट वैल्यूज क्यों निकालनी है? कंपेरेबल नहीं है सर ये। वो 90,000 इंडेफिनिटी है, ये 9,10,000 आज है, एक साल बाद है। तो कंपेरेबल बनाने के लिए आपने आज की वैल्यूज निकालनी, और जहां प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है सर? ठीक है सर। जी नेक्स्ट डाटा ये 22 और 23 से लिंक्ड है। लगाएं 5 मिनट का। जब थक जाएंगे तो बता दीजिएगा। लेकिन कम से कम ये ध्यान में रखें कि जितनी देर एग्जाम हॉल में बैठना है उतनी देर तो कम से कम बैठना चाहिए। और एग्जाम हॉल में बैठना किस टाइम से है? 9 से 9:15 पे नहीं। एग्जाम हॉल को क्लास का एंटीना समझिएगा। सबसे पहला स्टेप यही है कि मेरे ख्याल वहां कम से कम टाइम पे पहुंच जाइएगा। अगर 9 बजे एग्जाम हो शुरू होता है तो यकीनन 9:15 9:30 ही पहुंचना चाहिए। कम से कम उसे एग्जाम हॉल ही समझिएगा, उसे क्लासरूम ना समझिएगा। बल्कि मेजोरिटी तो शायद ये भी समझ लेती है कि क्लास अगर है तो रहने देते हैं, ऑनलाइन ले लेंगे, रिकॉर्डिंग ले लेंगे। तो आई होप के पेपर ऑनलाइन नहीं ले लेंगे एग्जामिनर से। वहां प्लीज पहुंच जाइएगा, जो उसने टाइम बताया उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाइएगा। चलें अब कंसंट्रेट करें, ये होना चाहिए जी। 22 23 से रिलेटेड कॉमन डाटा कंसंट्रेशन। नियरेस्ट 100 पे बताना जी अपना आंसर। ये ऑनलाइन ऑप्शन 22 करें 23 कर रहे हैं? करें जी 22 का आंसर। ये कैसे की वर्किंग 22?
ये 12,000 पर एनम है, लेकिन एडवांस में है। हाँ वो आपकी मर्जी, अपने जैसे वर्किंग करनी हो, मतलब मैंने शायद जरा थोड़ा सा अजीब तरीके से लिख दिए, लेकिन -4 होगा, एन्यूटी लग जाएगा वैसे, लेकिन -4 करके। और जब 15,000 है, ये कब है? ये आउटफ्लो है 5वें साल के एंड पे, आना चाहिए आंसर। 714 आ रहा है शायद, 725। फाइनली नेट आंसर करे करे करे। जिनका हो गया 23 करें। जी सर, नहीं 22 हो गया, 22 इसका ठीक है। सी आंसर वैसे एग्जैक्टली क्या आ रहा है? 724, लेकिन आपने नियरेस्ट 100 पे बताना है, तो नियरेस्ट 100 कौन सा? एनी कंफ्यूजन जी? 724 तो ठीक है। अब निकालें IRR, कैसे निकालेंगे? एक आंसर आ चुका है शायद, 724 पॉजिटिव आ चुका है, करें वर्किंग? हाँ जी, एक और रेट 15 लिए, 13 ले सर, लेने दे 13 सर। जी 15 का आंसर बताएं जी। 12 126 1226 नेगेटिव, इंटरपोलेशन लग जाएगा सर। लो रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट माइनस present value at high rate, difference between higher and low rate, nearest whole percentage में जी 12% ठीक है तकरीबन। क्या आंसर आ रहे हैं 13 वालों के? क्या आ रहे हैं? 13 जिन्होंने लिए, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया, क्या आंसर आया? एनी कंफ्यूजन सर? चलें जरा स्पीड अप हो जाए, जरा मैक्सिमम कॉलम पर जितने हो सकते हैं। ये ठीक है जी, 23 तक, 24 करें। इस तरह की चीजें भी अब जहन में रहनी चाहिए। 24 करते हुए अब ढूंढें जरा IRR, NPV के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उनका कंपैरिजन। जो लास्ट डे है उसमें ये सारी थ्योरेटिकली चीजें कम से कम पढ़ी होनी चाहिए। क्वेश्चंस ठीक है, मेरा ख्याल है जितने करने थे वो हो गए होंगे, उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लें जो रिवाइज करना है। जरा ढूंढे जरा, कहाँ ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ IRR NPV वॉल्यूम 1 में ढूंढा जरा। पेज 18 है, NPV के 14 पे है शायद, NPV IRR और एक समरी, इसमें दो दो तीन 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 शायद हमने टिक लगाए हो, कोशिश करें। जी को मिलता है पॉइंट ऐसा? मतलब मिल जाएगा IRR के एडवांटेजेस में, सेकंड मिलता है, टेक्स अकाउंट टाइम वैल्यू मनी, और फोर्थ भी शायद मिलता है, कंसिडर द होल प्रोजेक्ट, या नहीं मिलता? सी ऑप्शन है इसका, पेज नंबर लिखना जरा, पेज नंबर 18 है। NPV के ढूंढ रहे थे या IRR के? वो क्यों? क्योंकि IRR पूछा था। 25 ट्राई करेंगे, ये सही होना चाहिए, लॉजिकली सोचिएगा जरा। जी सर, क्या जहन कहता है? ऑप्शन ऑप्शन
कौन कौन सी तो बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए, बी और डी तो बिल्कुल नहीं। वो क्यों? रेट बढ़ने से एनपीवी तो कम ही होनी है, ये तो अल्लाह का शुक्र सबको पता है। अब एक अच्छी एफर्ट करें, ए और सी में डिफरेंस, ए और सी। आईआरआर का कोई इंपैक्ट ही नहीं है सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। आईआरआर कैलकुलेट करते हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब यूज करते हैं आईआरआर कैलकुलेट करते हुए? डिसीजन लेने के लिए। आपने आईआरआर निकाल लिया होता है और देन फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करके फैसला जब करना होता है कि क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, उस वक्त फिर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसिडर करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो आईआरआर में करते क्या आप? रेट तो अपने गेस करते हैं आप, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसिडर नहीं करते आप। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसिडर करते भी हो तो एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए करते हैं, फाइनली आंसर जब आ जाता है उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर करके डिसीजन होता है। तो आईआरआर की वर्किंग में सोच लें जरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होता है, गैस किया जाता है, पहले कोई एक रेट होता है, फिर बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया तो एनपीवी पे कोई इफेक्ट आएगा? एनपीवी कैसे कैलकुलेट होती है? वो तो गिवन रेट की बेस पे होती है। तो अगर गिवन रेट ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया है तो एनपीवी कम हो जाएगी और आईआरआर पे कोई चेंज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इग्नोर करके ही कैलकुलेशन होती है। हाँ, डिसीजन लेते हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर किया जाता है। और डिसीजन कैसे लिया जाता है? अगर आईआरआर की बेस पे डिसीजन लिया जा रहा हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करके, तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का डिसीजन कैसे लेंगे आप? अगर आईआरआर ज्यादा होगा तो एक्सेप्ट किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो उस वक्त डिसाइड होता है आईआरआर, लेकिन वर्किंग करते होते हुए नहीं होता। लेकिन इसका भी बहरहाल एक आंसर जरा, आंसर जरूर पड़ेगा इसका। 26 का। जी सर, अब ये किधर जहन जाना चाहिए? अब ये प्रेजेंट वैल्यू की बहस नहीं है, ये जरा ढूंढे, एक सिंकिंग फंड होता था, ढूंढिएगा जरा। ये अमाउंट्स इन्वेस्ट होनी है या उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है? ये इन्वेस्ट हो रही है, तो ये कंपाउंडिंग की बहस हो रही है। जरा अपनी बुक में जरा ढूंढे कहीं, कंपाउंडिंग के फॉर्मूले हैं। कंपाउंडिंग के फॉर्मूले हैं। कंपाउंडिंग एक सिंगल अमाउंट की भी है, फिर एन्यूटी की भी है, और उसमें फिर एन्यूटी ड्यू भी है और ऑर्डिनरी भी है। ये क्या जो पढ़ा आपने, ये क्या है? ये एन्यूटी है या एक सिंगल अमाउंट है? एन्यूटी है। एन्यूटी ऑर्डिनरी है या ड्यू है? हिम्मत 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 हिम्मत। हाँ जी, एडवांस का मतलब मेरा ख्याल है ड्यू कहते हैं, ऑर्डिनरी कहते हैं उसको। मेरा ख्याल ड्यू कहते हैं, स्टार्टिंग इमीडिएटली है। लेकिन ये एस एन फाइंड आउट करना है या एक्स फाइंड आउट करना है? ये सिंकिंग फंड है, आपने आज जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो फाइंड आउट करना था। ढूंढ के रिवाइज करना था फार्मूला। मेरा ख्याल है इन पे भी नजर नहीं पड़ी होनी। पेज नंबर 10 पीछे जरा देखना, सारे देखना इस वक्त। मेरा ख्याल है एक सबसे पहले फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का था, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का था, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में एन्यूटी आई थी, उसमें ऑर्डिनरी आई थी, ड्यू आई थी, और फिर आगे एक सिंकिंग फंड आया था। 1 2 3 4। सिंकिंग फंड का फॉर्मूला कोई अलग नहीं था। सिंकिंग फंड में फाइनल कैश फ्लो दी होती है और एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी होती है। तो ये जरा सारे फार्मूला देखना था एक। ये बताएंगे कौन सा फार्मूला यूज करूं? बताएं। एस एन का मतलब ऐसे क्या है? फाइनल कैश फ्लो, अल्टीमेटली फ्यूचर, फ्यूचर कैश फ्लो इज इक्वल टू एक्स क्या है? एनुअल, एनुअल इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट 1 प्लस इंटरेस्ट, पॉजिटिव एन है, और उसका -1 भी है शायद, और डिवाइड बाय इंटरेस्ट है। लेकिन इसके बाद क्योंकि स्टार्टिंग इमीडिएटली है तो 1 प्लस आई भी है। आई है यार, एक वो तो एक ही है। एस एन गिवन कितना? मिलियंस में ही करना। चलिए मिलियंस में ही करते हैं, लेकिन आंसर बाद में फिर शायद रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ना।
1.5 मिलियन इज इक्वल टू एक्स, बताएं क्या है? एक्स ही तो मालूम करना है। 1 प्लस रेट 10% है। एन बताएं प्लीज। 5 इयर्स है, 5 इयर्स ही है। -1 है, डिवाइड बाय 0.1 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1 है। सॉल्व करें एक्स। फाइनल आंसर बताएं रिक्वायरमेंट देख के, नियरेस्ट 100 में। ठीक है, ऑप्शन है आंसर बताएगा तकरीबन क्या रहा पॉइंट। 0.2 to 360 मिलियन से थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में, मिलियन से रुपीस में है, और रुपीस को फिर नियरेस्ट 100 रुपीस में कन्वर्ट करें। एनी कंफ्यूजन प्लीज? पेज नंबर भी लिखना साथ इसका, क्या बुक का पेज बनेगा? सिंकिंग फंड है ये वैसे 11, फॉर्मूला वही है। एस एन एक्स, अगर एक्स दिया हो, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स दिए हो तो आप फाइनल कैश फ्लो निकाल देंगे, और अगर फाइनल कैश फ्लो दिए हो तो आप डी वाला फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने? एडवांस में था, अगर ये एरियाज में होता तो 1 प्लस आर या आई एंड में ना होता। चले आगे, नोट कर लें, 27 करें नोट करके, सही कोशिश करिएगा, ये पता है प्लीज 27 आपको। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है 27। हिम्मत करो जवानों, हिम्मत, पेपर में भी दिल नहीं करना। जी सर, जानते हो यार, शॉर्टकट किया आप लोगों ने, मैं नोट कर रहा था, कैलकुलेटर यूज कर रहा है। तो कैलकुलेटर तो बहुत बात की बात है, इसको लिख के करना चाहिए। जब भी ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है, ये मेरे ख्याल हमने लेजर बनाया, आपने कोई लेजर नहीं बनाया। क्या बनाया? हमेशा मेरा नहीं ख्याल लेजर के बगैर कभी भी वर्किंग आपने की है ना, मैंने की है ना आपने, वैसे की होगी तो अब इस वक्त क्यों अचानक दिल की है? आज कितना होगा जी वर्किंग कैपिटल? पता है किसी को? क्या? ठीक है 10,000, ये आज होगा। क्या सेंटेंस लिखा हुआ? स्टार्ट ऑफ working capital is required to be in place at the start of each year equal to 10% of the cash inflow for that year। तो 1 लाख का 10%। ईयर 2 के स्टार्ट पे क्या होगा? सॉरी, ईयर 1 के स्टार्ट पे, बल्कि सही, शायद मैं पहले सही कह रहा था। ईयर 1 का स्टार्ट तो ईयर 0 नहीं है। ईयर 1 के स्टार्ट पे 10,000 है, ईयर 2 के स्टार्ट पे क्या होगा? 12,500। क्या जो ईयर 2 के स्टार्ट पे होगा वही ईयर 1 के एंड पे भी होगा? तो ठीक है सर, ईयर 3 के स्टार्ट पे क्या लिखूं? 10,500, ठीक है। ईयर 3 का स्टार्ट मींस ईयर 2 का एंड। पता है किसी को क्या करी जा रहा हूं? अब क्या करूं? ईयर 3 के एंड पे क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है शायद। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो तो क्या हमेशा अज्यूम करता है कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वर्किंग कैपिटल 0। आ जाएगा जहन में कुछ? अब क्या करूं? इंक्रीज डिक्रीज कैसे? फर्स्ट ईयर में इंक्रीज 2500, सेकेंड ईयर में 2000 का डिक्रीज है, थर्ड ईयर में 10,500 का डिक्रीज है। जाती कर रहे हैं वैसे। अब इसे लिखूं कैसे अपनी प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग में? कैश फ्लोज में कैसे लिखूं? ईयर 0 में क्या लिखूं?
10,000 नेगेटिव। ईयर 1 पे क्या लिखूं, कितना, कैसे? हाँ जी, नहीं 2000 नहीं यार, क्या कर रहे हैं? 2500 नेगेटिव। ईयर 2 में क्या लिखूं, 2000 पॉजिटिव क्यों, वो तो क्रेडिट हो रहा है। ईयर 3 में क्या लिखूं, 10,500 पॉजिटिव। ये 2500 है, ये किस साल का है? पहले साल का डिफरेंस आया, 2000 दूसरे साल का, 10,500 तीसरे साल का। आज कितना था, 10,000 ईयर 0 पे। तो इस तरह करना था, उसके बाद फिर एनपीवी लेनी है आपने। वर्किंग कैपिटल की एनपीवी रिक्वायर्ड आपको, वर्किंग कैपिटल की प्रेजेंट वैल्यू। कुछ याद वाला आ गया मेरे याद करवाने से? कभी इस तरह कोई काम किया आपने? लेकिन हमेशा मेरे ख्याल लिख के किए, वर्किंग बना के किए। एनी कंफ्यूजन? एनपीवी निकालना 33,000 आप लोगों ने कैसे निकाला है? मुझे लगता है जमा कर दिया सारा। 10,000 जमा 12,500 जमा 10,500, यही किया? नहीं 33,000 जिन्होंने आंसर निकाला। नहीं एक भाई ने 33,000 बोला था। नहीं किया ऐसे ही था, तो फिर रेट कैसे गलत लग सकता? मुझे ये अपनी दिखानी वर्किंग बाद में। जी रेट क्या लेना जी? कौन सा 10%? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला, पहला 10,000 एज इट इज, 2500 की प्रेजेंट वैल्यू, 2273 नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव फिगर की प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव 165,37889, अप्रोक्सीमेटली आंसर 2731 सी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2731। पॉजिटिव नेगेटिव? ये भी नेगेटिव है शायद, पहला भी 10,000 नेगेटिव है। नेगेटिव फिगर की प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव, और पॉजिटिव फिगर की प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव। एनी कंफ्यूजन? अच्छा अब ये 29 सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अब ये गलत ना हो और चीजें सीरियस नहीं यार, इसका क्या फायदा है? शॉर्टकट कोई नहीं है, सही वर्किंग करें। सॉरी 28 28 ही कह रहा हूँ, हाँ 28। ये 27 वाला कोई नोट तो नहीं कर रहा, मिटा दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक आंसर तो आपकी तरफ से आ जाना चाहिए जी। ऑप्शन ये सही है वर्किंग वाली, ये वर्किंग कैपिटल वाली। इन्फ्लेशन कंसिडर करके मनी रेट लगाएं या बगैर इन्फ्लेशन के रियल रेट लगाएं? हाँ जी, बाय डिफॉल्ट वैसे क्या करते हैं, इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट करके मनी रेट लगाते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिवली भी क्या कर सकते हैं, बगैर इन्फ्लेशन के रियल रेट लगा सकते हैं, लेकिन वो तभी जब शायद सारी कैश फ्लोज का रेट सेम हो। तो मैंने पहले इन्फ्लेट किया है और बाद में मनी रेट लगा रहा हूँ, ये ठीक है फिगर्स? बताइएगा एनपीवी। ऑप्शन यही है 2126 ये आंसर बताइएगा। 21237 नियरेस्ट ढूंढना जी, 237। इसमें अगर प्रॉब्लम आए तो फिर आपने नियरेस्ट ढूंढना, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव, नियरेस्ट क्या बनेगा, ये ऑप्शन ए ठीक है।